रत्नया नमस्कार दोस्तों। आज 26 मार्च 2021 है और पहला दिन था आज अप्रैल के निफ्टी सीरीज़ का। आपने देखा कल मार्च का जो सीरीज़ था वो काफ़ी बुरी तरह से बहुत नीचे कल का क्लोजिंग हुआ था और मैंने बोला भी था कि 14,500 अब रेजिस्टेंस बन चुका है कल के लिए, तो आज लगभग वही हुआ था। दोस्तों मैं मार्केट पे आज नहीं बात करूंगा क्योंकि मैंने आज एक स्टॉक के ऊपर बात करने का डिसाइड किया है, क्योंकि ये स्टॉक बहुत लोगों का पोर्टफोलियो में है और बहुत लोगों को इसमें फंसा हुआ महसूस हो रहा है, क्योंकि स्टॉक का जो स्टोरी था वो काफ़ी प्रॉमिसिंग था। बहुत लोगों ने इस स्टॉक में साल भर अच्छा कमाया भी, लेकिन कुछ लोगों ने एक गलती की कि जब स्टॉक ऊपर से करेक्ट होना शुरू हुआ कुछ बैड न्यूज़ के वजह से, तब उसको उन्होंने बहुत जल्दी एक्यूमुलेट करना शुरू किया, बाय करना शुरू किया। तो मैं बात कर रहा हूँ एस्ट्राजेनेका की। आप सभी को पता है कि एस्ट्राजेनेका पीएलसी ये यूके बेस्ड कंपनी है, वहाँ की बहुत बड़ी हेल्थ केयर की कंपनी है। उसकी जो इंडियन सब्सिडियरी है एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया लिमिटेड, जिसको हम लोग AZPIL ऐसे बुलाते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये जो एस्ट्राजेनेका का इंडिया का विंग है 1979 से इंडिया में है, बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। 1400 से ज़्यादा एम्प्लॉई एस्ट्राजेनेका के लिए काम करते हैं और ये जो कंपनी है ये मैन्युफैक्चरिंग में भी है, मार्केटिंग में भी है और उसके अलावा ये रिसर्च भी करती है अलग अलग मेडिसिन्स के लिए और उसका पेटेंट वगैरह के लिए अप्लाई करती है। तो आप देखोगे ये कंपनी जो है उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो इंटेस्टाइनल रेस्पिरेटरी डिसीजेस, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, न्यूरोसाइंसेस, कैंसर, इन्फेक्शन एक्सेट्रा कैटेगरी में प्रोडक्ट्स है इनके। एंड जो इस साल वो ज़्यादा न्यूज़ में थी वो थी ड्यू टू ऑक्सफोर्ड के साथ उनका जो वैक्सीन बना है उसके वजह से। तो दोस्तों पहले मर्क एंड कंपनी जो थी हेल्थ केयर की, वो भी एक बहुत बड़ी MNC है, उसके साथ ऑक्सफोर्ड मिलके वैक्सीन डेवलप करने वाली थी, लेकिन वो मौका एस्ट्राजेनेका को मिला। तो जैसे ही ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका ने मिलके ये जो प्रोग्राम बनाया वैक्सीन डेवलपमेंट का, तो उसमें ऑक्सफोर्ड साइंसेस इनोवेशन हो या गूगल वेंचर्स हो, सिक्वेला कैपिटल हो, तो बहुत लोगों ने इसको स्पॉन्सर किया है। 30 दिसंबर 2020 को इसका अप्रूवल मिला और सबसे पहले यूके का जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, उसने इसको लिया एंड बाद में उन्होंने जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है देश भर चलाया और फिर एक एक करके बहुत सारे यूके के और यूरोजोन के जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने इसको लेना शुरू किया। यूएस में अभी भी फाइज़र का जो बायोएनटेक है या मॉडर्ना है उनके साथ का जो वैक्सीन्स है वो ज़्यादा चल रहा है, लेकिन यूरो में और यूके में जो वैक्सीन अब तक लगाया जा रहा है वो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का है। तो इंडिया में भी ये बनता है कोविशील्ड प्रोडक्ट के नाम के अंडर, ये ब्रांड का नाम आपने सुना होगा। तो ये सार्स कोव-2 यानी कोरोना का नोवेल वायरस के ऊपर बनाया हुआ जो वैक्सीन है उससे रिलेटेड जो न्यूज़ आती है उसके वजह से ये स्टॉक ऊपर नीचे हो रहा है। जब मार्च 2020 को मार्केट काफ़ी गिरा था, एक पैनिक सिचुएशन था, निफ्टी 7,700 पे चला गया था, उस समय ये स्टॉक ने 20-50 का एक लो दिखाया था। वो दौर ऐसा था कि लोग ये कह रहे थे कि
कोरोना पे कोई वैक्सीन नहीं है और 2 से 5 साल लगेंगे इसके ऊपर वैक्सीन डेवलप करने के लिए। WHO ने तो ये भी बोल दिया था कि इसके ऊपर वैक्सीन बन ही नहीं सकती। उस समय ऐसा सिचुएशन था कि कोविड को तो कोई ट्रीट नहीं कर सकता, तो चलो उसके सिम्टम्स को ट्रीट किया जाए। तो सिप्ला का कुछ दवाई निकला, ग्लेनमार्क फार्मा का निकला, तो ये सारे स्टॉक्स चलने लग गए। उसके बाद जो कोविड का टेस्टिंग होने शुरू हुआ, क्योंकि केसेस बढ़ रहे थे, तो जो पैथोलॉजी लैब्स वाले जो स्टॉक्स है, जिसमें मेट्रोपोलिस आता है, डॉक्टर पैथलैब आता है और थायोकेयर वगैरह आता है, ये सारे चले। हॉस्पिटल में लोग एडमिट होने लगे, अपोलो हॉस्पिटल, शेल्बी, ये सारे फोर्टिस हॉस्पिटल, ये सारे के सारे हॉस्पिटल के शेयर्स तभी चल रहे थे। लेकिन जब पहली बार मेरे ख्याल से 1-2 महीने के बाद मार्च 2020 के एंड में ही जब फाइज़र ने सबसे पहले डिक्लेयर किया कि वो वैक्सीन बनाएंगे, उसके कुछ दिनों के बाद एस्ट्राजेनेका ने बताया कि हम लोग भी वैक्सीन बना रहे। फिर एक एक वैक्सीन बनते गए एंड फिर वहाँ से ये जो स्टॉक चलने लगे, अगर एस्ट्राजेनेका हो या फाइज़र हो, उन्होंने बड़े बड़े हाई लगा दिए। तो एस्ट्राजेनेका का हम बात करें तो एस्ट्राजेनेका का जो 52 वीक हाई था वो था 4970। तो आप समझ सकते हो 2050 से लेके 4970 इतनी बड़ी रैली इसमें आई। 105 का पी पे आज भी वो काम कर रहा है। तो आप सोच सकते हो कि जब इसने हाई लगाया था तो क्या पी पे ये होगा। तो ज़बरदस्त इसमें बहुत लोग ने पैसा बनाया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 14 दिसंबर को एक न्यूज़ आई कि एस्ट्राजेनेका एक नया कंपनी को एक्वायर करने वाली है, तो वहाँ पे पैसा उसको लगेगा। तो 14% वहाँ पे स्टॉक डाउन हुआ। उसके बाद ये चीज़ हुई है कि रिसेंटली कुछ डेवलपमेंट ऐसे थे जिसके वजह से एस्ट्राजेनेका हो, फाइज़र हो, ये दोनों के दोनों स्टॉक लुढ़कने लग गए। उसमें भी फाइज़र थोड़ा अच्छा माना जाता है क्योंकि फाइज़र की जो वैक्सीन है उसकी एफिकेसी आप देखोगे तो अगर बायोएनटेक के साथ जो बनाया गया है उसमें 95% का एफिकेसी है, जो मॉडर्ना के साथ बनी गई है उसमें 94.1% का एफिकेसी है। तो फाइज़र बेहतरीन आज के डेट में सबसे वैक्सीन है कोविड-19 पे। और जो बाकी के जो है वो 50% से ऊपर है, कोई 69% से 74% है जो एस्ट्राजेनेका की मैं बात कर रहा हूँ। जॉनसन एंड जॉनसन की 72% एफिकेसी है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो इतना बड़ा गैप है फाइज़र में और बाकी कंपनीज़ में। फाइज़र फिर भी डाउन था क्योंकि उसमें भी प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन एस्ट्राजेनेका तो कम्प्लीटली लुढ़क गया। उसका पूरा टेक्निकल चार्ट ख़राब हो गया, उसमें बढ़िया बहुत ज़बरदस्त सेलिंग आई और आप देखोगे तो वो आज 3080 के आसपास वो बंद हुआ है। 3066 कुछ 65 का कुछ लो लगा, 3080 के आसपास वो बंद हुआ है। तो आज भी इसमें गिरावट शुरू है और मेरे ख्याल से इसका जो गिरावट है वो जल्दी थमने वाला नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर जो न्यूज़ आती है वो काफ़ी इन्वेस्टर को तकलीफ़ देने वाली आती है। तो हम लोग उन न्यूज़ के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो सबसे पहले ये हुआ कि एस्ट्राजेनेका को कुछ कंपनी ने कुछ कंट्रीज़ ने सस्पेंड किया, उनका जो वैक्सीन प्रोग्राम है वो कुछ टाइम के लिए रुकाया, क्योंकि 15 पेशेंट्स का वेन्स में उनको ब्लड क्लॉट मिला वैक्सीन लेने के बाद, और कम से कम 20 पेशेंट्स के लंग्स तक ब्लड क्लॉट चला गया था। तो उसके वजह से यूरोप एंड यूके में बहुत सारे कंट्रीज़ ने डिसाइड किया कि इसको नहीं लेना है। तो उसमें आप इटली को ले लो, आयरलैंड ले लो, आइसलैंड ले लो, नॉर्वे ले लो। तो ये ऐसे ऐसे बहुत सारे नाम हैं। उन कंट्रीज़ ने इसको मना किया कि ये नहीं लेंगे। डेनमार्क है, फ्रांस है, तो बहुत सारे जहाँ पे ये वैक्सीन लिए जा रहे थे उन कंट्रीज़ ने उनका प्रोग्राम सस्पेंड किया। एंड उसके बाद जो हुआ वो और भी भयानक हुआ, क्योंकि
कंपनी ने क्या सोचा कि चलो हम लोग इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देंगे, उसके ऊपर रिजल्ट्स बताएंगे कि क्या है क्या नहीं आ रहा है। तो उन्होंने पुराना डेटा यूज़ करके 79% का एफिकेसी दिखा दिया। तो यूएस का जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसका नाम भूल गया, एक मिनट, NIAID, दैट इज़ यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिसीजेस। तो इसने आड़े हाथ लिया एस्ट्राजेनेका को बोला कि आप ये गलत आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो। हमने जो खुद से होके इंडिपेंडेंटली जांच की है, जो सैंपल साइजेस पे हमने काम किया है, वहाँ पे हमको सिर्फ और सिर्फ 74% का एफिकेसी दिखाई दिया है। तो कंपनी को ये डिक्लेयर करना चाहिए कि हमारा एफिकेसी 79% नहीं है, उनको ये बताना चाहिए कि 69 to 74% तक का हमारा एफिकेसी है। और जो 65% के जो लोग हैं वहाँ पे 80 to 85% का वहाँ पे एफिकेसी है। तो इस तरीके से जो कॉन्फिडेंस है एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन का, वो चरमरा गया लोगों का। और फिर वहाँ पे जो शेयर प्राइस पे उसका असर दिखाई दिया। वहाँ पे भी बिकवाली शुरू है। इंडिया में भी इंडियन जो उसका सब्सिडरी है वहाँ पे बिकवाली चालू है। तो एस्ट्राजेनेका को ये दाग सहना पड़ा कि आप फाइज़र से या बाकी कंपनी से compete करने का चक्कर में आप एफिकेसी को ज़्यादा दिखा रहे हो। ये गलत है, क्योंकि फ़िलहाल पैंडमिक का सिचुएशन है। जो भी वैक्सीन है वो एज अ मतलब कोविड से प्रिवेंशन का काम करेगी। और 50% से ऊपर जो भी वैक्सीन है वो अच्छी ही मानी जानी चाहिए, क्योंकि कम से कम वो लोगों को बचाने का हिम्मत रखती है, क्योंकि कम से कम उससे लोग इस बीमारी से मरने से तो बचेंगे। फैटल यहाँ पे कुछ फैटेलिटी नहीं होगा। इसलिए वैक्सीनेशन को डॉक्टर फाउसी ने भी बोला है कि अच्छी वैक्सीन है। सिर्फ यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुआ है कि ये जो कंपनी का जो PR है या जो कम्युनिकेशन है वो गलत गया है, उसके वजह से एस्ट्राजेनेका को इतना बुरा मार पड़ा है। तो यहाँ पे बहुत लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है कि ये स्टॉक में करना क्या है। तो बेसिकली देखो, ऐसा नहीं है कि इसका सिर्फ एक कोविड का ही एक बिज़नेस है। कोविड तो खैर उन्होंने वैक्सीन लाया, लेकिन उसके पहले उसके जो मेन प्रोडक्ट्स है उसमें अच्छा खासा बिज़नेस लास्ट क्वार्टर में हुआ था। कार्डियोवास्कुलर में थोड़ा नंबर्स कम आए थे, लेकिन जो उनके कैंसर से रिलेटेड है या इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड है या बाकी रेस्पिरेटरी और बाकी डिसीज़ेस से रिलेटेड है, ऐसे सब बाकी बिजनेसेस अच्छे चल रहे थे। तो उसके वजह से देखा जाए तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो तो समझ में आता है। उसका जो प्रोडक्ट लाइन है, रेंज है, वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। तो कंपनी तो बहुत अच्छी है, उसके बारे में कोई दो राय नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम ये हुआ है कि ये जो गलत सलत जो न्यूज़ आ रहे हैं, जो एक संभ्रम सा बना है वैक्सीन को लेके, उसके वजह से डर के मारे लोग उसमें से अपना पोजीशन हल्का कर रहे हैं। और उसका जब तक बॉटम नहीं बनता टेक्निकली, तब तक यहाँ पे लोग बाय नहीं करेंगे। तो अगर आप देखोगे ये इसका जो साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट है अभी 3000 के आसपास है, वो अगर टूटता है तो मैक्सिमम 2800 तक ये जाएगा। क्योंकि जो पैनिक लेवल पे जो स्टॉक 2050 तक गया था मार्च में, उतना तो ये बिल्कुल नहीं जाएगा। मेरे ख्याल से 3000 से ही लोग इसको बाय करना शुरू कर देंगे। और ऊपर का साइड में 3500 का अब ये रेजिस्टेंस बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जब स्टॉक अभी ऊपर जाएगा, जो फंसे हुए लोग हैं वो यहाँ से निकलने का कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट एक महीना तो मैं समझता हूँ 3500 3600 के ऊपर ये नहीं जाएगा। जब अच्छी न्यूज़ का फ्लो इसमें शुरू हो जाएगा, या फिर जब वैक्सीन्स वापस जो कंट्रीज़ है वो इसको लेने शुरू करेगी,
एंड जब इसका जो पूरा जो बाकी का भी जो बिज़नेस है उसके ऊपर पॉजिटिव व्यूज़ आने शुरू होंगे, तब जाके ये स्टॉक बढ़ेगा, तब जाके ये 3600 तोड़ के फिर से 4000 तक जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग फंसे हैं, कम से कम 3 महीना तो उनको इसमें से एग्ज़िट मिलने से रहा। अगर आपने अभी हाल ही में ख़रीदा है तो हो सकता है आप 3400-500 के आसपास निकल सकते हो, लेकिन जो लोग इसमें बड़े लेवल पे फंसे हैं 4000 के ऊपर, उनको 3 महीना अब वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं समझता कि एस्ट्राजेनेका में ज़्यादा कुछ बदलाव आने वाला है। फंडामेंटली अगर इसमें कुछ अच्छी चीज़ें आती है तो ही चार्ट उसको सपोर्ट करने लगेगा, क्योंकि टेक्निकली तो यहाँ पे बहुत ही बेकार चार्ट है। लोअर लो लोअर हाइज लगाते लगाते ये नीचे जा रहा है और भी इसमें नीचे की संभावना बनती है। तो गाइज़, ये था एस्ट्राजेनेका वैक्सीन पे मेरा थोड़ा सा एनालिसिस। मैं ज़्यादा डिटेल में गया नहीं हूँ, क्योंकि ये जो हेल्थ केयर का जो इश्यूज़ है, वैक्सीन का इश्यूज़ है, जो साइंस से रिलेटेड चीज़ है, उसमें पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये जो यूके का ब्रेग्ज़िट हुआ, उसके बाद आप देखोगे तो जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ है, वो लोग ये बोल रहे हैं कि आप यूके का एक्सपोर्ट रुका दीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपने मिलियंस ऑफ मिलियंस वैक्सीन भेजा है और यूरोप में आप फेयर आप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे हमारा वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है वो अफेक्ट हो रहा है उसके वजह से। तो ऐसा सब उसमें पॉलिटिक्स वगैरह शुरू है। तो एक साइड ऐसा है कि वैक्सीन को नाम भी रखना है। मिलियंस ऑफ केसेस में से 14-15 केस ऐसे हुए तो भी वैक्सीन को कम्प्लीटली रोका गया, सस्पेंड किया गया। और दूसरी तरफ यहाँ पे झगड़ा चल रहा है कि हमें क्यों नहीं वो वैक्सीन दिया जा रहा है, क्यों दूसरे कंपनीज यूके को इतना हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्सपोर्ट किया जा रहा है और जो यूरोपियन यूनियन है उसको फेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। सो बहुत कुछ इसमें चल रही है। तो न्यूज़ बेस इसमें आपको मूवमेंट हमेशा दिखेगा, लेकिन जब तक टेक्निकली चार्ट इसका सही नहीं होता तब तक एस्ट्राजेनेका में इन्वेस्टमेंट तो नहीं करना चाहिए और इससे बच के रहना चाहिए। तो गाइज़, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं जाते जाते डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहूँगा, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र। मैं एनएससी का सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस प्रोफेशनल हूँ, एनएससी का सर्टिफाइड मार्केटिंग प्रोफेशनल लेवल 4 हूँ। और यहाँ पे जो भी मैं स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करता हूँ उसको आप रिकमेंडेशन ना समझे, वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है। आपको अगर कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या ट्रेडिंग का आप सोच रहे हो तो आपका एक फाइनेंशियल एडवाइज़र होना ज़रूरी है। देखो दोस्तों, क्या होता है कि जब हमको कोई बुखार होता है, सर्दी होता है, हम लोग घर पे खुद दवाई लेके, क्रोसिन लेके या मतलब जो घरगुती नुस्खे हैं वो अपना के हम लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब हमको कोई बड़ा बीमारी होता है तब हमको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी होता है। तो वैसे ही है, आप छोटे मोटे आप ट्रेड मार्केट में ले सकते हो, उसमें से पैसा कमा सकते हो, लेकिन जब वेल्थ क्रिएशन का जब बात होता है, जब आपको कंसिस्टेंट लेवल पे जो इन्फ्लेशन को बीट करना है, बड़ा बड़ा आपको रिटर्न्स लाना है, तब आपको फाइनेंशियल एडवाइज़र की ही ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप वो खुद नहीं कर सकते। इसमें दो चीज़ होती है, एक तो होता है नॉलेज, दूसरा होता है एक्सपीरियंस। तो अगर आपके पास दोनों में से एक भी चीज़ कम है तो आप मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और इसलिए मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि आप अपना एक फाइनेंशियल एडवाइज़र चुनें। उसको आप अगर फ़ीस दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितना गलती कर रहे थे अब तक, कि आप खुद मार्केट में हाथ आजमा रहे थे और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े नुकसान आप उठा रहे थे, लॉसेस पे आप हर साल आप बिता रहे थे। उसका अगेंस्ट अगर आप एक ही बार आप जो एनुअल फ़ीस है वो एक फाइनेंशियल एडवाइज़र को देकर देखो, और देखो क्या अगर आपका कुछ वहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो रहा है, क्या आपको वहाँ पे
पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहा है, अगर आ रहा है तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ जाएगा कि आपका गलती कहाँ हो रहा था। हर सेक्टर में जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनका गाइडेंस लेना, उनका एडवाइस लेना इम्पॉर्टेंट है, तब जाके आपका पैसा बनेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स है, बहुत लंबा आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तब आप एक बार जो भी बिज़नेस चैनल्स है उनका जो रिकमेंडेशन होता है उस पे से आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब आप ईयरली प्लान करते हो कि हमको इस साल में कितना ट्रेड करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कितना कमाना है, तब ये थोड़ा मुश्किल चीज़ होता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या फिर शॉर्ट टर्म में कुछ टाइम के लिए इन्वेस्ट करना पैसा, ये हमेशा एक चैलेंजिंग टास्क है। मैंने देखा है कि जो बड़े बड़े दिग्गज है, जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज भी चलाते हैं, वो लोग भी कई बार गलत जाते हैं। पोरिंजू वेलियत का कुछ मैंने लास्ट टाइम बोला था, स्टॉक्स के नाम भी दिए थे कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट गलत पड़ा, जिसकी वजह से उसका पीएमएस में बहुत सारा लोगों को नुकसान हुआ। लास्ट टाइम आपने देखा कि जो सबसे बड़े जो एक एडवाइज़र है जिनका जीएमएम फॉडलर 1-1.5 हज़ार से लेके 6,000 तक चला गया था, वहाँ पे कैसे जीएमएम फॉडलर में बहुत लोग नुकसान में चले गए क्योंकि 35% या 40% कुछ स्टॉक नीचे करेक्ट हुआ था। तो होता है, एक्सपर्ट्स के साथ भी ऐसे चीज़ें होती है, लेकिन आप देखोगे तो उनका जो फेलियर का परसेंट होता है वो बहुत कम होता है, और वो लोग आपको राइट जगह पे एग्ज़िट भी सजेस्ट करते हैं। वो लोग स्टॉप लॉस के साथ आपको रिकमेंड करते हैं। कोई भी चीज़ बिना स्टॉप लॉस के कोई भी आपको एडवाइस नहीं करेगा अगर आप जेन्युइन फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेते हो। यूट्यूब एक ऐसा जगह हो चुका है जहाँ पे ऐसे ऐसे लोग आज का डेट में एडवाइस कर रहे हैं, टॉम डिक एंड हैरी, जिनके पास कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं है, ना तो एनएससी का सर्टिफिकेशन है, ना तो उनके पास सेबी का सर्टिफिकेशन है, फिर भी वो लोग आते हैं और बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं यहाँ वहाँ से कंटेंट लेकर, एंड बाद में ये होता है कि उनके जो फॉलोअर्स है उनका काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि देखो, जो भी आपका एडवाइज़र आप चूज़ कर रहे हो तो देखो सबसे पहले कि वो सर्टिफाइड है कि नहीं, कितने सालों से वो मार्केट में काम कर रहा है, क्या उसका अब तक का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है, उसके जो क्लाइंट्स हैं उनका रेफरेंस मांगो, देखो कि वो लोग को क्या रिटर्न्स मिले हैं, कैसा काम उनके साथ रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि वो फ़ीस कितना चार्ज करता है। क्योंकि मार्केट में ऐसे ऐसे लोग हैं जो लोग छोटे छोटे पोर्टफोलियो के लिए भी काफ़ी बड़ा बड़ा फ़ीस लेते हैं, जबकि उस पर वो लोग कमा के भी नहीं देते, हार्डली कुछ गेन यहाँ पे निकलता है। तो मैं समझता हूँ कि आप फाइनेंशियल एडवाइज़र जब चूज़ करो तो बहुत ही सोच समझ के करो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका जो फाइनेंशियल गोल समझ सकता है, आपका जो रिस्क एपेटाइट समझ सकता है, जो आपका इन्वेस्टमेंट का लिए क्या सही क्या गलत है वो आपको कन्विंस कर सकता है, ऐसा ही फाइनेंशियल एडवाइज़र आपके लिए वेल्थ बना के दे सकता है। तो आज के लिए ही इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।